दीदी वेलकम। आपके लिए कुछ खास सरप्राइज हैं दो। तो पहला निताल मैडम की तरफ से। हेलो मैम, वेलकम मैम। थैंक यू। कुछ दिनों से जो सीरीज चल रही थी, हम राह देख रहे थे कि आपका अब तक कैसे नहीं हुआ सेशन। तो आज वो दिन आ गया, तो आपके लिए कुछ लाइन लिखे हैं। अपने नाम अनुसार ही कार्य करती है जो, हम पर सदा अनुग्रह करती रहती है वो। सादगी से परिपूर्ण जिनकी जुनूनियत भी है जो, समय समय हम पर भी कृपा बरसाती है जो। HSH ग्रुप की गार्डियन भी है वो। अनाड़ी बन केस क्यों लेना बताती रहती है जो, सरल तरीके से रेमेडी भी सिखाती रहती है वो। हम सब नौसिखियों की प्रिय सरल नेता है जो, नई खुशियों में आनंद लेती रहती है वो। नाम के अर्थ में ही एहसान लिए बैठी है जो, कभी ना भूलेंगे सीख जिनकी ऐसी अनीता है वो। आपके नाम का अर्थ लिए शब्दों को जोड़ा है जो, माफ करना अगर कुछ गलती हुई हो। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लिखा है आपने। क्या बात है। फाउंडर हाँ वो खुद ही बताएंगी क्या क्या करती है। तो इट्स सच अ प्लेजर, इट्स अ रियल ग्रेट प्लेजर कि मैं मेरे जो फ्रेंड है, जो मेरे सीनियर है, जिनसे मैं सीखता हूँ और तो और जिनसे मैं दवाई लेता हूँ, उनका मुझे इंट्रोडक्शन करवाने का मौका मिल रहा है। आप जिनको जानती है, बड़ी सरल है, बड़ी अदब प्रेमी है वगैरह वगैरह। ये बड़ी सीरियस भी है, बहुत सीरियस लेती है हर चीज। वो पढ़ाई सीरियस लेती है, पढ़ाना सीरियस लेती है, एक चीज सीरियस नहीं लेती है, लाइफ को बहुत सीरियस नहीं लेती है, लेकिन हर काम को सीरियस लेती है, तभी हंस के पढ़ाती है। मैडम मोस्ट वेलकम। आपने मुझे एक बार यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया था, तो मुझे आज मौका मिला है बदला लेने का। मैं आप सबको मालूम होगा, अगर नहीं है तो बता दूं, मैडम गाना गाती है, बहुत अच्छा गाती है, और मैडम शायरी भी पसंद करती है। वो सब विक्रम का इन्फेक्शन लगा हुआ है। प्लीज मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जब बोला दो सरप्राइज स्पेशल एक्टिव स्पेशल सीरीज है, तुझे प्रणाम। और फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि मैंने अपने माँ के साथ मेरा नाम। So this is a case of adolescent boy who is studying in 10th standard and he is suffering from asthma from childhood. तो ये बच्चा मेरे पास बचपन में भी आता था, मतलब 5-6 साल का रहा होगा तब भी आता था, और तभी वो काफी मस्तीखोर, स्माइलिंग, मोटा सा, चबी, एकदम कैलकेरिया टाइप था, और मैं उसको देती भी कैलकेरिया ही थी। अक्यूट्स में जरूर एंटीमनी आर्स वगैरह देती थी मैं। और ये बच्चा काफी सालों के बाद, मतलब काफी टाइम तक उसको एलोपैथी पे रखा, उसके पेरेंट्स ने एंजाइटी में आके, और काफी इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स वगैरह सब चल रहा था उसका, बिकॉज फादर को था कि उसका एलोपैथी पे ही रखेंगे, उस पे वो स्टेबल रहता है, वो अच्छा है, एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होता है, खा पी सकता है जो भी ठंडा वंडा खाना है, तो वो एलोपैथी चल रहा था। बट अभी इंस्पाइट ऑफ एलोपैथी उसको एक आध अटैक काफी सिवियर आया था, तो माँ का हमेशा से इच्छा रहा कि आप एलोपैथी होम्योपैथी साथ में रखेंगे, आप भी उसको दवाई दीजिए तो उससे वो काफी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन माँ खुद ही काफी इरेग्युलर थी, तो इतना उसने भी बहुत ज्यादा ये मन पे नहीं लिया कि बच्चे की ट्रीटमेंट अच्छे से करानी है। लेकिन एक अभी उसने ये टाइम उसने उसको सीरियसली लिया, और उसने बोला कि मैं लेके आऊंगी इस पेशेंट को। तो वो पेशेंट को लेके आए, तो काफी आई वाज सरप्राइज टू सी वेल बिल्ड, मतलब नॉट फैट, बट ही वाज एवरेज बिल्ट, शॉर्ट एंड काफी सीरियस लुकिंग। मैंने बोला यार ये तो मेरे को पहचानता है, मतलब उसकी फैमिली भी काफी मेरी फ्रेंडली फैमिली है। मैंने बोला ये बच्चा क्यों इतना सीरियस हो रहा है मेरे साथ, और मैं काफी फ्रेंडली हूं, तो उसके हिसाब से मेरे साथ पेशेंट्स काफी वार्म रहते हैं। तो लेकिन ये बच्चा काफी सीरियस रहा था, तो वो ही मुझे फर्स्ट टाइम तो एकदम ही स्ट्राइक हो गया था कि ये बच्चा पहले तो इतना चुलबुला और इतना नटखट रहता था, तो आज इतना सीरियस क्यों है। मैंने उसको 2-3 बार पूछा भी कि अरे शौर्य तुम इतना कैसे सीरियस क्यों हो,
Why are you being so serious? You know me ना, I am familiar to you. फिर भी वो उसका इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था जितना एक्साइटेड थी उसको मिलके इतने सालों के बाद। फिर ये केस में ऐसा है कि मदर इज क्वाइट एंशियस, ओवर प्रोटेक्टिव एंड हेलीकॉप्टर पेरेंट, जैसे हमने कालिका भी दिया है मैंने उसको, तो शी इज क्वाइट एंशियस और उसका हमेशा ध्यान रहता है बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, क्यों पढ़ नहीं रहा है। फ्रेंड्स के साथ गया तो उसको फोन पे फोन चालू हो जाएंगे कि अभी तक आया क्यों नहीं, अभी तक आया क्यों नहीं है। कभी कभी उसको बाहर जाने नहीं देना, जैसे अभी लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ था तो एवरीबडी वॉज मीटिंग देयर फ्रेंड्स, तो ये लेकिन उसी दिन बिल्डिंग वालों के साथ वो किसी मॉल वगैरह में घूम के आया था, तो और इवनिंग में इसके सब स्कूल फ्रेंड्स का उन लोगों ने मीट रखा था। तो मदर इतना, वो स्पेशल ओकेजन में भी मदर ने उसको ना बोल दिया एंड वो भी बैठ गया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि आजकल के बच्चे तो कितना रिबेल करते हैं, लेकिन ये बच्चे के लिए माँ ने भी बोला कि ही इज अ गुड चाइल्ड, ही इज ओबीडियंट और वो मेरे को ओबे करता है। तो उसके फेस पे तो मुझे डिससेटिस्फेक्शन दिख ही रहा था बच्चे के। तो मैंने बच्चे को पूछा कि मदर डोमिनेटिंग है ना, तो उसका ऐसा एक्सप्रेशन आया, आप अभी मुझे देखिए, एकदम नॉड कर रहा है और हंस रहा है, मतलब उसको ऐसा लगा कि माँ की चोरी पकड़ी गई हो ना, वैसे टाइप का। फिर ऐसे काफी 2-3 ओकेशंस पे ऐसे हुआ कि जब भी मैंने, वो खुद माँ के लिए रॉन्ग नहीं बोल रहा था, लेकिन जब मैं उसकी फीलिंग बोल रही थी तभी उसका ऐसे ही वो हंस के ऐसा कर रहा था, मतलब आपकी चोरी पकड़ी गई इस तरह की। अभी इसके फादर जो है वो काफी लाउड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और प्रैक्टिकल है। ही इज क्वाइट इजी गोइंग अबाउट स्टडीज एंड ऑल दैट, वो उनको कुछ इशू नहीं रहता है, बट ही इज पर्टिकुलर अबाउट हिज हेल्थ। अभी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का कुछ ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो पेशेंट का सीरियस एक्सप्रेशन एंड ही वाज करेक्टिंग मदर, मतलब जहां पे भी मदर कुछ बोल रही थी तो ही वाज ट्राइंग टू करेक्ट, टू गिव प्रॉपर डिटेल्स, ये उसका टेंडेंसी था। और कंसर्न उसको पूछा कि तू क्यों अभी इतने साल के बाद तुझे होम्योपैथी लेनी है, तो पहले तो उसने ना बोला, लेकिन थोड़ा सा मैंने ये पॉइंट मैंने अभी जो ग्रुप में डाला हुआ है उसमें ये मैंने मिस किया है, लेकिन उसको बार बार पूछने से उसने बोला कि नेबुलाइजर में हार्म। फिर वे ऑफ आंसरिंग वाज इवेसिव एज इफ नॉट अफेक्टेड, बट he was continuously alert and involved in the discussion. Anxiety before exams about performance, mother's observation is mood off हो जाता है, चुपचाप बैठ जाता है, कॉर्नर में बैठ जाता है, जब भी बीमार होता है तब भी उसका ऐसा ही बिहेवियर रहता है। और वो जब छोटा था तब मदर जब भी उसको मारती थी तब वो रोता था और बीमार पड़ जाता था। अभी वो इतना कुछ नहीं है, इस पे भी वो हंस रहा था जब मदर ने बोला ना कि मैं उसको मारती थी तो रोता था और बीमार पड़ता था। फिर उसका वो जो कॉपिंग इंसिडेंट्स मैंने दिया हुआ है कि उसको पूछा था कि एग्जाम में कॉपी करते हो क्या, वो कैसे बात निकली थी अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने बोला था कि नहीं मैं एक्चुअल वैसे कॉपी नहीं करता हूँ, लेकिन ऑनलाइन पेपर्स चल रहे थे तभी जरूर करता था। तो क्यों करते थे, तो उसने बोला कि ऑनलाइन में तो हर कोई करता है ना, और अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि ऑनलाइन में भी कोई कॉपी नहीं करे तो बड़ी बात हो जाएगी। तो दिस वाज वन इंसिडेंस जो काफी डिफाइनिंग रहा ये पेशेंट के लिए। प्लस पेशेंट ने बोला कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूं, 25 फ्रेंड्स है मेरे, इतना ये सब फ्रेंडशिप होने के बावजूद ही इज अ वेरी पीपल प्लीजर। मतलब वो बोलता है कि मैंने बोला कि फिर दोस्ती कैसे रहती है तेरी, तो वो बोलता है मैं आधी रात को भी दोस्तों के लिए उठ के कभी भी मदद कर सकता हूं, और क्या चाहिए। तो ये उसका स्टेटमेंट था। लेकिन मुझे ऐसा डाउट क्यों आया, क्योंकि इतना सारा फ्रेंड्स होने के बाद आपको क्यों इनसिक्योरिटी आएगी कोई भी कि मेरे फ्रेंड्स मेरे से छूट जाएंगे, एक नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा, 25 फ्रेंड्स है, उसका ये क्लेम है। फिर पार्टी के लिए भी पूछा था तो उसने बोला कि मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूं, आई एम नॉट शाय, लेकिन डांस करता है ना, डांस नहीं करता है, वहां जाके बैठ के बातें करता है और खाना खाता है। तो ये जो इनडिस्क्रिपेंसीज थी ना, जो अपने बारे में बोल रहा था और मेरे को जो दिख रहा था, वो थोड़ी इनडिस्क्रिपेंसी काफी चल रही थी।
फिर उसको जब बोला था कि बाकी सबके साथ सोशलाइजेशन कैसा रहता है, तो उसने बोला फादर के फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मुझे बातचीत करने को अच्छा लगता है, वो काफी फ्रेंड्स मैच्योर हैं, गुड नेचर्ड हैं, एंड दे आर नॉट डबल फेस्ड। माँ के फ्रेंड्स के साथ उसको पसंद नहीं आता क्योंकि वो लोग काफी गॉसिपिंग करते रहते हैं। फिर उसने ये फर्स्ट टर्म मेरे को सिखाया, फोमो, जो मुझे आता नहीं था। बिफोर दिस केस आई डिड नॉट नो व्हाट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उसको जब पूछा था सोशल मीडिया पे कैसे रहते हो, तो बोला कि सोशल मीडिया में बहुत फॉलो करता हूँ। क्यों करते हो? डालता नहीं है पोस्ट कुछ, बाकी लोगों को फॉलो करता है, तो क्यों नहीं खुद, मतलब क्यों फॉलो करते हो अगर तुम खुद पोस्ट नहीं डालते हो? तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उसने बोला था फोमो, मुझे पता नहीं था, मैंने बोला फोमो क्या होता है? तब उसकी माँ ने बोला कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। बेस्ट प्लेयर है अकॉर्डिंग टू हिम, फादर इज राउडी एंड पेशेंट इज सोबर। तो यहाँ पे उसने भाई को फादर के साथ कंपेयर किया क्योंकि फादर, उसका भाई छोटा है लेकिन काफी वो दादागिरी वाला है, और खुद को अपनी माँ के साथ कंपेयर किया, उतना ही इमोशनल है वो माँ की तरह। हेल्पिंग फ्रेंड्स एट मिडनाइट, और क्या चाहिए, मोर गिवर देन टेकर। ब्रदर कंपैरिजन, पहले उसने बोला फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा इंसिस्ट करने के बाद उसका वही नॉड करने वाला और हंसी वाला आया था। डोमिनेंस ऑफ मदर वोंट गो अगेंस्ट मदर। मैंने उसको ये भी पूछा था कि माँ अगर फोन करती है तो तू क्यों आता है? कितने सारे बच्चे तो आजकल फोन उठाते ही नहीं है, तू फोन क्यों उठाता है? तो बोला मरना है क्या? आप प्लीज केस फिर से एक बार ग्रुप में जाकर पढ़ लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स ही बोले हैं, जबकि आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट स्टिल आप एक बार पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके दीदी। अभी एनालिसिस पे चलते हैं। तो एनालिसिस में मुझे क्या लगा था ना कि ये आदमी एक तरफ से बोल रहा है 25 से भी ज्यादा फ्रेंड्स है, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूं, लेकिन फिर भी उसको फियर ऑफ लूजिंग फ्रेंड्स है। तो मतलब व्हाट इज फ्रेंडशिप? आपको ट्रू फ्रेंडशिप में कभी इतनी इनसिक्योरिटी आती है क्या कि मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ के चला जाएगा? तो इसका ये फियर क्यों है? व्हाई डज ही सफर फ्रॉम फोमो? तो फिर फोमो में देखेंगे तो फोमो किसको होता है? जिनका कॉन्फिडेंस खुद पे कम होता है, जिनका पुअर सेल्फ एस्टीम होता है, जिनको दूसरों से अप्रूवल चाहिए और दूसरों से एक्सेप्टेंस चाहिए, और उनको कहीं ना कहीं वो एक वेक फीलिंग ऑफ समथिंग लैकिंग, कि मेरे में कुछ तो कमी है जिसकी वजह से मुझे फ्रेंड्स छोड़ के चले जाएंगे। एंड दीज पीपल आर पीपल प्लीजर, मतलब दे वांट टू कॉम्पेंसेट फॉर व्हाट इज लैकिंग इन देमसेल्व्स। मतलब अपने में कोई कमी है तो आप फ्रेंड्स को मदद करो, तो उस पे आपको ब्राउनी पॉइंट स्कोर होंगे, मतलब आपको उसके ऊपर से उस गुड पॉइंट्स मिलेंगे, और कोई भी आपको छोड़ेगा नहीं। अभी अगर आप आधी रात को नोट्स दे रहे हो तो फ्रेंड्स तो आपको खुश रखेंगे, मतलब फ्रेंड्स आपसे खुश रहेंगे और आपसे कम से कम रिलेशन तो बना के ही रखेंगे कि कभी भी जरूरत पड़ी तो ये बंदा मेरे को नोट्स दे देगा। तो ये उनका एक वो पॉइंट रहता है कि अगर हम प्लीज करके रखेंगे तो वो हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये प्लीजिंग डिजायर टू वहां से आता है इसका। अभी दूसरा पॉइंट क्या था ना कि यहाँ पे आपको अफेक्टेशन भी पकड़ना है, जो चीजें ना 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 बोलता है और बाद में जैसे ही फिजिशियन बोलती है ना तब वो बहुत अच्छे से वो स्वीकार कर लेता है और बहुत खुश होकर स्वीकार करता है, जैसे कि उसके मन की बात फिजिशियन ने बोल दी हो। तो ये जो अफेक्टेशन था वो किसी ने हिपोक्रेसी बोला है। अभी हिपोक्रेसी और अफेक्टेशन में क्या फर्क होता है? ऑलमोस्ट आई थिंक 70 to 80% ऑफ पीपल हैड कम टू थूजा। सबके रूब्रिक्स सही थे, लेकिन कुछ कुछ रूब्रिक्स और हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अफेक्टेशन बोला, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट अफेक्टेशन और हिपोक्रेसी में क्या फर्क है। तो हिपोक्रेसी में आपके डबल स्टैंडर्ड रहते हैं कि आप अपने खुद के लिए स्टैंडर्ड्स अलग अप्लाई करते हैं और दूसरों के लिए स्टैंडर्ड्स अलग अप्लाई करते हैं। लाइक मेरा फ्रेंड है, उसके घर में घूंघट चलता है, लेकिन जब हम फ्रेंड्स को मिलता है तो गले मिलके मिलता है, तो वो बड़ा अजीब लगता है कि उसके घर में घूंघट है, औरतें कभी घूंघट भी नहीं निकालती है, और ये हमको मिलता है तो गले मिलके हम मिलता है आराम से बिंदास। और जैसे कुछ बोलते हैं कि हम तो डाउरी वगैरह मांगते नहीं है, लेकिन उनके अंदर ही अंदर जब उनके बच्चों की शादियां आती है तब वो बराबर से डाउरी मांगते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि जिनके दो मुंह होते हैं, सोसाइटी को दिखाने वाला अलग और बाकी अलग,
उसको हिपोक्रेसी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका ऐसे नहीं है, इसका ऐसा है कि वो अपनी कमियों को छुपा रहा है और वो कमियों को छुपाने के लिए अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है और बोस्टिंग टाइप में भी नहीं जा रहा है, मतलब इतना भी लाउडली नहीं बता रहा है। लेकिन जैसे वो बोलता है कि मेरे 25 फ्रेंड्स हैं, तो ही एक्चुअली वांट्स 25 पीपल जो कि उसके लाइफ में नहीं है, और लेकिन वो दिखाना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि वो उससे मेरी इमेज अच्छी बनेगी। तो ये एक पॉइंट है जो बाद में भी हम लोग मटीरिया मेडिका में जब पढ़ेंगे तभी समझेंगे। तो ये अफेक्टेशन था उसका। तो अभी रूब्रिक्स देख लेते हैं। सीरियस, कंसाइंशियस अबाउट ट्राइफल्स, जो अपनी मदर को करेक्ट करते जा रहा था और प्रॉपर डिटेल्स देने की कोशिश कर रहा था। एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, एग्जाम्स के पहले जो है उसका बीमार पड़ना, और वो सबने ही लिया है। डिसीटफुल, डिसीटफुल ये इसलिए मैंने लिया है कि वो चीटिंग कर रहा है, कॉपी कर रहा है। जब उसको कोई नहीं देख रहा है तब वो कॉपी कर रहा है, जब देख रहा है तो उसको अपनी इमेज को मेंटेन करना है, इसलिए वो वहां पे नहीं कर रहा है। डिसऑनेस्ट भी उसकी वजह से ही लिया है। अफेक्टेशन चिल्ड्रन इन, कॉवर्डिस, वो बाहर कॉपी नहीं करता है क्योंकि उसको वो डर है कि वो पकड़ा जाएगा। डेल्यूजन फ्रेंडलेस ईज, मतलब वो ऑनेस्ट है इसलिए कॉपी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, वो डरता है इसलिए कॉपी नहीं कर रहा है। डेल्यूजन फ्रेंडलेस ईज, डेल्यूजन फोरसेकननेस, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये उसका फ्रेंड्स के साथ के जो उसके ये पॉइंट्स बोले हैं उससे आ रहा है। एंड प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज, सबने देखा है और उस पर से लोग कार्सिनोसिन पे भी चले गए हैं, वो भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन एंड यील्डिंग डिस्पोजिशन एंड मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव मैंने इसलिए लिया है कि वो मेरे मुंह से अपने मन की बात बुलवा रहा था और वो बड़ा खुश हो रहा था, तो उसमें आप वो मैलिशियस भी ले सकते हो इसमें। अभी और रूब्रिक्स अगर हम लोग ऐड करना चाहें रेट्रोस्पेक्टिवली, तो ये अलर्टनेस, जो वो एक एक डिटेल सुन रहा था, करेक्ट कर रहा था, एंड ही वाज कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड। अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, बिकॉज ही लाइक्स पार्टिंग, ही लाइक्स फ्रेंड्स, कंपनी। एनल फिक्सेशन, अभी यहाँ पे वो किसी ने एलो लाया था और मैंने पूछा भी था, तो उन्होंने बोला कैंसर मायाजम है और यूफोरबिएसी फैमिली है, सॉरी लिलिएसी फैमिली है। तो उसमें आपको कंट्रोल जो है ना, वो कंट्रोल इसका एनल फिक्सेशन वाला कंट्रोल है, क्योंकि थूजा में भी आपको बहुत कंट्रोल मिलता है बिकॉज दे आर एनल पर्सनालिटीज। अभी उसमें वो एनल रिटेंटिव भी हो सकते हैं और एनल एक्सप्लोसिव भी हो सकते हैं। अभी व्हाट इज एनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि जब बच्चा अपना टॉयलेट ट्रेनिंग चलता रहता है एंड दे आर, इफ दैट ट्रेनिंग इज डन strictly, then the child becomes stuck at that level. They have fear of soiling, because of that they have extreme tight control. तो वो जो टाइट कंट्रोल आता है वो खाली एनस के लिए नहीं आता है, वो हर चीज के लिए आता है, बिकॉज दे हैव दिस फियर ऑफ बीइंग जज्ड। तो इसलिए उनका जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म रहता है वो काफी स्ट्रांग रहता है, इसलिए वो एनल स्टेज पे होता है और उसमें ओसीडी बहुत कॉमन है। तो थूजा में भी, थूजा, कालिका, उनमें ये इस तरह का कंट्रोल है। तो यहाँ पे आपका कैंसर मायाजम वाला कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इसका मायाजम अगर हम देखते हैं तो साइकोटिक मायाजम आता है, क्योंकि ये अंदर से कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहा है। मतलब अफेक्टेशन है उसमें, डिसीटफुलनेस है, डिसऑनेस्टी है, और वो फ्रेंडलेस है, लेकिन वो फ्रेंड्स चाहिए वो दिखा रहा है। तो वो उसका टिपिकल साइकोटिक मायाजम है, वेयर देयर इज लॉट ऑफ हाइडिंग। साइकोटिक मायाजम का कोर पॉइंट इज ऑलवेज हाइडिंग, and they feel that there is something dirty in them and they have to hide it to be accepted by others. तो यहाँ पे आपका जो कंट्रोल वाला जो चीज है वो यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है। वो जिसने डाला था है क्या वो ग्रुप में, अभी जिसने एलो डाला था वो है ग्रुप में अभी? ठीक है, बाद में मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। ठीक है, आगे जाते हैं। एंगर चिल्ड्रन, ये अभी कैसा है कि जब माँ कुछ बोलती तभी नहीं, जब इसका मूड खराब रहता है तभी अगर कुछ माँ बोलती है ना, तब उसका काफी गुस्सा आता है। और माँ ने बोला था कि ये ऐसे शांत है,
लेकिन जब गुस्सा करता है तब बहुत ज्यादा करता है। तो इसलिए वो एंगर वायलेंट भी लिया हुआ है और एंगर चिल्ड्रन में भी लिया हुआ है। आंसरिंग मोनोसिलेबल्स जब वो स्टार्टिंग किया था तभी उसका बहुत ही कम चल रहा था कम्युनिकेशन। एंटिसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर, एंजाइटी कॉन्साइंस ऑफ, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, इसको फ्यूचर करियर की भी काफी चिंता थी। एंजाइटी हेल्थ अबाउट, बिहेवियर प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन इन एट होम but good at school with strangers etc. केयरफुलनेस, ये अपना अस्थमा की वजह से वो कुछ भी ठंडा वगैरह अवॉइड करता है, काफी सारी चीजें वो अवॉइड करता है। और हेल्थ, वेट के वजह से भी वो वेट कॉन्शियस भी काफी है। तो इसलिए पहले वो काफी चबी वगैरह था, फैट था, लेकिन अभी वो काफी अच्छा वेल बिल्ट है। क्लैरिटी ऑफ माइंड, बिकॉज ही हैज दिस क्लैरिटी कि अपनी हेल्थ के लिए अपने को क्या क्या करना है। Comply to the wishes of others, feeling obliged to, because he is going on obeying his mother and he is yielding and he is complying to wishes of others in the friends के साथ भी उसका वो ही चल रहा है। Conscientious about trifles, cowardice, delusion, as if when lying they did not touch the bed। वो क्या होता है, मतलब they can never be at rest। आप सोचो अगर आपका बॉडी बेड को टच नहीं कर रहा है तो आपको रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा। इसलिए जब शवासन कराते ना तो बोलते हैं कि आप हर पार्ट आपका बॉडी के ऊपर अच्छे, बेड के ऊपर अच्छे से रेस्ट कर रहा है कि नहीं, आपको रिलैक्स उस तरह से करना है, आपको वो बेड को टच करना है ताकि आपको पूरी बॉडी रिलैक्स्ड हो। नहीं तो कभी कभी आपकी बैक आर्च्ड रहती है तो थोड़ी ऊपर रहती है बेड से, कभी नेक ऊपर रहता है, तो वो शवासन में वो सब रिलैक्सेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये कभी भी रिलैक्स नहीं रह सकते क्योंकि दे और ऑलवेज हैव टू बी अलर्ट कि मेरा कुछ भी बुरा अंदर का दिख ना जाए, आई शुड नॉट गेट एक्सपोज्ड। अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स, मतलब वो उसका एक्सप्रेशनलेस फेस जो सीरियसनेस दिख रहा था। फ्लाइंग आउट ऑफ स्किन, आपकी जो स्किन है वो आपकी आइडेंटिटी है, आपकी बाउंड्री है, आपकी बॉर्डर्स है, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी से हटके कुछ कर रहे हो, दैट इज फ्लाइंग आउट ऑफ योर स्किन। मतलब ये बेसिकली नटखट वगैरह था, मिस्टीरियस था, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय विथ फ्रेंड्स, लेकिन मदर की वजह से वो उल्टा हो गया, सीरियस बन गया। जी, आपको दोनों मिल सकते हैं, पहले सीरियस है लेकिन अभी वो आउट अपना एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे ओरिजिनली वो मिस्टीरियस है और अभी सीरियस बनने की कोशिश कर रहा है। Delusion, affection of friend has lost, friendless he is, outcast he was and dishonest। अभी हम मटीरिया पे जाएंगे। रडार के जो की नोट्स हैं उसमें बहुत क्लियरली उसकी एक एक लाइन पढ़ने जैसी ही है। लो सेल्फ एस्टीम, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, feels that nobody would love them if they really knew them। अगर उनका सच्चा चेहरा सबके सामने आ जाए तो लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। They feel unattractive, मतलब उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो उनको गंदा बनाती हैं और वो उसको कवर करना चाहते हैं। Have problems finding their identity, इसलिए वो क्या है ना, दो आइडेंटिटी ड्युअलिटी आ जाती है, जो वो सच में है और जो वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। और ये जो स्प्लिट जितना वाइड होगा उतना पेशेंट सफर करेगा। आप कुछ कुछ एक्टिंग करके अपने आप को दूसरा दिखाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप पूरी पर्सनालिटी को आप चेंज कर दोगे तो आप में वो ड्युअलिटी आएगी, वो कंफ्यूजन भी कॉज करेगी। एट द सेम टाइम वो ड्युअलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ही एंजाइटी रहेगी, क्योंकि आपको हर बार वो चोरी पकड़े जाने का डर रहेगा कि मेरा ट्रू फेस कोई देख न ले। तो ये हमेशा थूजा का सबसे बड़ा इशू होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे लैक देयर आइडेंटिटी, मैं ऐसा हूं कि मैं ऐसा हूं। फाइनली वो सराउंडिंग में कोई अच्छा चेहरा मिल गया उनको कि अरे ये बंदा तो बहुत अच्छा है, जो उनका रोल मॉडल बन जाता है, तो दे वांट टू बिकम लाइक देम, तो दे विल टेक अप देयर आइडेंटिटी। तो इसलिए ये है कि ट्राइज टू फिट इन, इमिटेट्स द बिहेवियर ऑफ पॉपुलर सक्सेसफुल पीपल अराउंड देम, कैन बी एनीवन, वन ऑफ देयर फ्रेंड्स और अंकल्स। अभी जैसे इसने बोला कि पापा के फ्रेंड्स मैच्योर हैं, पापा के फ्रेंड्स ड्यूअल फेस नहीं है,
तो इसलिए उसके लिए वो रोल मॉडल बन जाते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम लाइक देम। तो इस तरह से वो एक आइडेंटिटी अपने लिए दूसरी सिलेक्ट कर लेते हैं। दे लूज कॉन्टैक्ट इन द प्रोसेस। क्या होता है कि उनके ट्रू सेल्फ से दे लूज कॉन्टैक्ट विद देमसेल्व्स एंड सेंसेशन ऑफ बीइंग फ्रेल, क्योंकि वो मैंने जो बोला ना कि एक जब स्प्लिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको वो कभी याद नहीं रहता है कि ऐसा करना है कि ऐसा करना है, तो दे बिकम वेरी फ्रेल, दे हैव टू बी वेरी अलर्ट। तो वहां पे उनका वो डेलिकेसी वाला जो फीलिंग आता है कि द इल्यूजन इज मेड अप ऑफ ग्लास, जो उन्होंने दूसरी आइडेंटिटी बनाई हुई है, जो दूसरा फसाड बनाया हुआ है, वो काफी कच्चा रहता है। वो उसका टूटने का डर रहता है कि अगर वो टूट गया मेरा सही चेहरा सामने आ जाएगा। तो ये जो उनका स्ट्रगल रहता है कंटिन्यूअसली, वो ही उनका स्ट्रगल चलता रहता है। फील सेपरेटेड फ्रॉम ग्रुप। डिस्टेंट इन रिलेशनशिप्स, इसलिए वो किसी के क्लोज नहीं जाते हैं। दिखाएंगे कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनका जो सीक्रेट पार्ट रहेगा, जो छुपाना चाहते हैं, वो कभी किसी के सामने नहीं खुलेगा। इसलिए वो इतना क्लोज नहीं जाएंगे कि सामने वाला उनका चेहरा देख ले। अभी इसका जो फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम हुआ था, वो उसने मुझे नहीं बताया कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ था। आई थिंक देयर वाज अ गर्ल इन्वॉल्व्ड इन दैट, बट ही डिडंट टेल मी दैट। जबकि मैंने मां को बाहर भेज के उससे बात करने की कोशिश की। ये सब चीजों की वजह से ना, जब आप जेन्युइन जिंदगी नहीं जीते हो ना, तो आपको एक अंदर से खोखलापन लगता है। They feel lonely and empty because they don't form strong bonds. जब आप अपने आप को छुपा रहे हो, किसी के सामने भी नहीं खोल पा रहे हो, तो आप कभी भी आपका वो यूनियन सही मायने में यूनियन नहीं होगा। इसलिए they always feel lonely and empty, और वहां से ही फोमो आता है, fear of missing out. Then they go through depression, secretive to hide what they think others don't like about them. Lies, deceit, as if withholding something ugly, suspicious as to what people think of them, mistrustful, become hard-hearted. मतलब कहीं ना कहीं वो जाके ये सब जो उनका फसाड वगैरह रहता है ना, वो इतना पक्का हो जाता है कि वहां पे वो एकदम वैसे ही बन जाते हैं, हार्ड हार्टेड ही बन जाते हैं। उनका जो ट्रू हार्ट है वो कहीं ना कहीं दब के रह जाता है। मैनिपुलेटिव, डिक्टेटोरियल टू कॉम्पेंसेट द इनर फीलिंग। अपना अंदर का वीकनेस नहीं, मतलब छुपाने के लिए वो बाहर आपको प्रोजेक्ट करेंगे कि दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी डिक्टेटोरियल, जबकि अंदर से वो कवर्डिजी है। लाइक लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोटिक रेमेडी। इसमें भी आई थिंक पीपल हैड कम टू लाइको ऑल्सो ना। Conscientious about trifles, fixed ideas. ये जो आइडियाज है ना, एनल फिक्सेशन की वजह से उनकी आइडियाज भी काफी फिक्स्ड रहती है, उनकी बिलीफ्स काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, सुपरस्टिशियस तक भी जाते हैं वो। सेंसिटिव टू म्यूजिक, टू चर्च म्यूजिक, वीपिंग फ्रॉम म्यूजिक, ये इनका इनर फीलिंग है जो बहुत कम आता है। इसलिए म्यूजिक में वो एक फोर्स रहता है जो आपकी इनर फीलिंग्स को बाहर लेके आ सकता है। जैसे नाट्रम का आप में सैडनेस आता है, थूजा में वीपिंग है, क्योंकि वो उससे वो कहीं ना कहीं दिल को छू जाता है। फियर ऑफ विंड, फियर ऑफ विंड का मतलब क्या है, जो उनके अंदर की गंदगी है वो अगर फैल गई तो हवा से, हवा मतलब जैसे अफवाह फैलती है, जब एक को पता चला तो दूसरे को भी पता चल जाएगा, तो इसलिए वो हमेशा वो डर में रहते हैं। They swallow words at the end of the sentence and forgetful while speaking. ये swallows words क्यों? क्योंकि उनको क्लियर नहीं दिखना है। They are deceitful. जो deceitful होगा ना, वो वर्ड्स क्लियर प्रोनाउंस नहीं करेगा। हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, हाँ, तो उसमें आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। साइकोटिक हाइपरट्रॉफी, मतलब ये ऊपर से जो अपना वो मास्क लगा के रखे हुए रहते हैं। अभी विट्रलकास का भी पढ़ेंगे, सॉरी ये डॉक्टर मास्टर का है। इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट था ना, उन्होंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिजर्व्ड, डिस्टेंट, अलूफ, मैनिपुलेटिव, इंटेंट, रिजर्व्ड,
and sensitive. There is another Thuja that looks like Natramure. यहाँ पे जो comparison Natramure के साथ किया है, क्योंकि both are reserved, both are distant and both are aloof, and with some manipulative intent, क्योंकि Natramure को अपनी dignity बचा के रखनी है और Thuja को अपना dirtiness को छुपा के रखना है, अपनी weakness को छुपा के रखना है. The reserved, hard, close Thuja tends to be more male, and the soft, manipulative, spacey with poor confidence is more female. इसलिए यहाँ पे वो नाट्राम्यूर के साथ कंपैरिजन किया है, दैट आई लाइक्ड, इसलिए मैंने ये फोकस किया है. हाँ, ड्रीम्स में भी इनके वही है. हाँ, फॉलिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन से नीचे उतर जाएंगे, गिर जाएंगे, वो मेन मुझे यहाँ पे फोकस करना था. दिस इज फ्रॉम मिडिल क्लास. Thuja patients are always reserved. They take the position of observer. मतलब they don't get involved. अभी आप ये केस में भी हमारा 3 जन का इंटरेक्शन देखोगे तो मैं, मदर और ये पेशेंट, तो मदर और मैं बात कर रही हूँ और ये ऑब्जर्वर का लोकेशन लेके बैठा हुआ है, जबकि इन्वॉल्व कंप्लीटली है. बीच बीच में वो माँ को करेक्ट करता है, बीच बीच में बोलता है. जब मैं उसके मदर का कुछ वीकनेस को फोकस करती हूँ तब हंसता है. So he is not talking directly. Finally, I had to send the mother out so that he talks to me directly. Thuja patients are always reserved. They take the position of observe. They observe everything while offering nothing of themselves. इसलिए monosyllables आता है, इसलिए उनकी मुट्ठी टाइट रहती है. They do not allow any form of deep communication. They are very closed within themselves, but not because they lack feelings. They are merely reserved and suspicious about what might happen to them if they enter into deep communication. अगर मेरे बारे में इन्होंने कुछ डिस्कवर कर दिया तो, जो कि रिवील नहीं करना चाहिए. Thuja patients are hard people. The hardness in their emotional expression manifests even on the physical level. That is why you get heart tumors. And ugliness in their soul manifests as ugliness of the tumors. Do not be fooled by mere appearance. However, I recall a very nice man who did very well after Thuja, but in whom it was difficult to see Thuja essence. He, as one of the nicest people one would ever meet, very sensitive, a poet. Nevertheless, he himself was very distant from people. मतलब वो poetry से अपना फसाड रख रहा था. He felt unable to truly communicate directly and personally, so he turned to poetry as an outlet. To see Thuja in such case, of course, requires quite a subtle understanding of both the patient and the remedy, but once given, Thuja produces great benefits in these patients. What exactly has a psychotic miasm done to such a patient? At first, early in the person's history, it stimulates the more basal instincts. मतलब यहाँ पे क्या-क्या weaknesses हो सकती है? गोनोरिया, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है गोनोरिया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. तो गोनोरिया टाइप ऑफ डिसीज, हायर सेक्सुअलिटी हो सकता है, जो लाए बोल रहे हैं, जो डिसीटफुलनेस है वो हो रहा, जेलसी हो सकता है, जो भी नेगेटिव क्वालिटीज है वो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं. क्योंकि सोसाइटी ने उनको बचपन में पनिश किया हुआ है. अभी जैसे ये पेशेंट में भी आपको मिल रहा है कि ये पहले इतना चुलबुला लड़का था, अभी इतना सीरियस कैसे हो गया. तो माँ का बार बार टोकना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, उसकी वजह से वो क्या करता है, वो एक्सप्रेस करने को ही डर जाता है कि अभी मैं ये एक्सप्रेस करूंगा और माँ मुझे रिजेक्ट करेगी, माँ मुझे करेक्ट करेगी. तो इसलिए वो बंद कर देता है, एक्सप्रेस करना ही बंद कर देता है. हाँ, at first, early in the patient's history, it stimulates the more base instincts. These then insist upon expression. Society, however, steps in and puts the patient in his place. He is punished and learns to control himself. यहाँ से control शुरू हो गया. This then leads to condition we see in Thuja. He learns to not display his real character, and he learns to control himself. This then leads to the condition we see in Thuja. He learns not to display his personal character anymore, even though the tendencies remain inside and continue to cry out for expression. He finds ways in the society so that he becomes very controlled. In this way, he is tuned into the opinion of others, but it is not a matter of being afraid of what others think, as in lycopodium. In Thuja, it is cold, calculated choice for practical reasons only. लाइको क्यों अफेक्टेशन रखता है? क्योंकि उसको खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, उसको पावरफुल दिखाना है, क्योंकि उसमें वहां पे पावर की ही एम्बिशन है.
और उसको अपनी कॉवर्डिस छुपानी है। यहाँ पे थूजा को डिसीटफुलनेस छुपाना है। He wants to show a very true, very honest, very conscientious face. The dullness and forgetfulness eventually हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था लाइको से कि लाइको में दैट मैनिपुलेटिवनेस ये टाइप का है जो हार्ड ऑन इंफीरियर्स एंड सॉफ्ट ऑन सुपीरियर्स है, जबकि ये तो अपने छोटे भाई से भी डरता है, अपने भाई को भी फेस नहीं कर सकता है, फ्रेंड्स के सामने प्लीजिंग डिजायर है, मदर के सामने प्लीजिंग डिजायर है, लाइको में कोई प्लीजिंग डिजायर नहीं है। कैलकेरिया का फियर्स नहीं है और यहाँ पे कोर है रिजेक्शन का। कार्सिनोसिन प्लीजिंग डिजायर है उसका, लेकिन कार्सिनोसिन में हमेशा एक एप्रिसिएशन चाहिए होता है एंड दे आर वेरी प्रिकॉशियस एंड दे परफॉर्म टू गेट द गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये कार्सिनोसिन भी नहीं है। और मैंने वही कैंसर माइजम का कंट्रोल और इसका कंट्रोल बताया आपको साइकोटिक का। दे वांट टू कवर अप देयर वीकनेसेस, जो कि कार्सिनोसिन में नहीं है। हाँ, तो इन दिस केस you should learn to turn FOMO into JOMO. FOMO is fear of missing out. When you fail to introspect and understand what you need, you your company that you need your company the most and not anybody else. मतलब आपके लिए आपकी कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि आपके खुद की वैल्यूज, खुद का पीस वगैरह सब डिस्टर्ब करके आप कंपनी के पीछे भागते रहते हो। फ्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आप फैमिली को भी छोड़ दोगे, फ्रेंड्स के पीछे भागोगे, तो ये गलत है। और इट शुड टर्न टू जॉय ऑफ मिसिंग आउट, मतलब आप अपने अंदर ही वो जॉय को ढूंढो। आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरे को सोशल मीडिया पे लाइक्स नहीं मिलने चाहिए, मैं अपने आप में खुश हूं। तो फोमो शुड टर्न टू जोमो, देन देयर विल बी नो मॉर्बिडिटी। थैंक यू डॉक्टर अशोक एंड ऑल द टीम। और एक्चुअली वीडियो ना शेयर करने के लिए रीजन ये था, मैंने जब देखा 4600 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो मैं लिटरली डर गई, बोला ये तो सोशल मीडिया पे नहीं जा सकता है केस। आई थिंक इट इज क्लियर। और कुछ किसी को पूछना है, कोई डिफरेंशिएट करना है रेमेडी, तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गुड, टुडे जागृति इज ऑल्सो देयर। आई हैव लर्न Tuja from Jagriti also. Thank you, Jagriti. My pleasure, dear. Ma'am, can I ask you? Yes, please. Yeah, later on during asthmatic attacks and all, how do you manage? जरा management part बता दीजिए ना, please. हाँ, अभी आपको मैं ना इसका जो पहले मैं मैनेज करती थी वो बताऊंगी और अभी जो मैं मैनेज करती हूँ वो बताऊंगी। तो जब ये छोटा था तब उसको मैं कैलकेरिया देती थी और तब मैं उसको अक्यूट में एंटीमनी आर्स देती थी, एंटीमनी टार्ट देती थी, आर्सेनिक देती थी और इंटरकरेंट एज थूजा, मेडोरिनम ये सब भी देती थी। लेकिन जब से हम लोग माइंड रूब्रिक्स में आए एंड वी आर सिलेक्टिंग ओनली वन रेमेडी, अभी नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, ही हैड अ वॉट आल्सो ऑन हिज नेक। इसको मैंने ना बहुत थूजा के बहुत कम डोजेस दिए, ही नेवर रिक्वायर्ड एनी अक्यूट मेडिसिन। इसको थूजा मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक 200 सिंगल डोज वीकली, फिर 1M पे गए और अभी रिसेंटली मैंने 10M दिया है और वो 10M के बाद उसका वॉट भी गिर गया था एंड ही इज क्वाइट इरेगुलर। 10th में I think when he started his treatment for 2 months maybe he was regular and then he was just SOS whenever he used to have any complaint because of having cold drinks or because of season change, तब वो आता था and same I used to repeat same Thuja only. He has never required any acute or any other remedy till now. तो आपका रेमेडी अगर सिमिलिमम है ना तो आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास केस अक्यूट में आ रहा है तो आप अक्यूट, हमने बहुत सारे केसेस एंटीमनी आर्स, आर्सेनिक, काली काप, कार्बोवेज सबसे ठीक किए हुए, तो आपको अक्यूट में भी अक्यूट इंडिकेशंस देखनी है। उसके लिए आपको डॉक्टर विजयकर का जो अक्यूट टेबल है ना वो भी बहुत काम आएगा। आपको कीनोट्स पकड़ने, आपको टिपिकल अक्यूट टोटालिटी लेने का, केस टेकिंग करने का आना चाहिए, जहां पे आप थर्मल को इंपॉर्टेंस देते हो, कंकॉमिटेंट्स को इंपॉर्टेंस देते हो, डायरेक्शन ऑफ असेंडिंग कोल्ड है, डिसेंडिंग कोल्ड है, वॉट एवर कीनोट्स आर देयर, टंग कैसा है, थर्स्ट क्या है, ये अक्यूट टोटालिटी लेके आप रेमेडी दे सकते हो जस्ट टू यू नो टिल द टाइम यू आर क्लियर अबाउट द डीपर टोटालिटी एंड अबाउट द सिमिलिमम। Acute totality also it gives wonderful results.
We used to manage lot of cases on antimony tart, antimony ars, ipecac. बच्चों में मेडोरिनम टिपिकली, मैंने आई थिंक आई हैव प्रेजेंटेड वन केस ऑफ मेडोरिनम इन दिस ग्रुप ओनली. उनका हम लोग खाली देखते थे थर्मल हॉट, और वो उल्टा सोते हैं, लाइंग ऑन एब्डोमेन अम्लियोरिड्स, उस पे हम मेडोरिनम देते थे. एंड हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, फंडामेंटल मायोजम, जो कोई साइकोटिक हिस्ट्री रहती थी, हिस्ट्री ऑफ अस्थमा इन फैमिली, और हिस्ट्री ऑफ एनी एलर्जीज इन फैमिली, अटोपिक डर्मेटाइटिस विद अस्थमा, मेडोरिनम में बहुत अच्छा काम करता था. बट देन आपका स्ट्रगल होना चाहिए कि आप केस में बहुत अच्छे से, अगर आप सिमिलम फाइंड कर सकते हो, तो ना आपको अक्यूट की अलग से जरूरत पड़ती है, ना कोई इंटरकरेंट की जरूरत पड़ती है. तो आपका फोकस रहना चाहिए कि आप अच्छे से केस लीजिए और पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ के आप रेमेडी प्रिस्क्राइब कीजिए. Anal fixation once again can be discussed. Sorry? Anal fixation in this case. What's the points in this case? एनल फिक्सेशन. हाँ, एनल फिक्सेशन इसमें यही है ना, जो अपना वो एंगर कंट्रोल कर रहा है, जो अपना मदर के सामने जो वो एंगर कंट्रोल कर रहा है, फ्रेंड्स के सामने भी एंगर कंट्रोल करता है. ही इज जस्ट वांटिंग टू प्लीज एवरीवन. तो उनके लिए जो इसकी ट्रू फीलिंग है, जैसे मदर डोमिनेटिंग है, वो भी उसने कभी बोला नहीं है. जब डॉक्टर ने बोला तभी उसका नो, हाँ 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 सर, हाँ मतलब ये डोमिनेटिंग है. तो वो टाइम पे डॉक्टर के सपोर्ट से वो बाहर निकला, अदरवाइज वो उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया था. तो ये टाइप का जो कंट्रोल है कि अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाएगी, जैसे एनल कंट्रोल मतलब अगर आपका स्टूल निकल जाएगा, सॉइलिंग होगा, तो कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगा. वैसे ही स्टूल के जैसा अगर आपके मुंह से अनवांटेड वर्ड्स निकल गए, तो उससे आपकी इमेज को भी सॉइल हो जाएगा. तो यहाँ पे एनल कंट्रोल इस तरह से आता है. मतलब दे डोंट वांट एनीथिंग डर्टी टू कम आउट. इसको साइकोलॉजी में भी एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी बोला जाता है, जिसमें ओसीडी बहुत कॉमन है. इसलिए दे आर वेरी मच क्लीनलीनेस फ्रीक, कि कोई भी डर्ट कहीं पे भी नहीं रहनी चाहिए. from domination of parents. स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग अगर रहेगा तो इसका मतलब पेरेंट्स ओवरऑल भी स्ट्रिक्ट ही रहेंगे ना. एक ही मामले में तो स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, हर चीज में वो स्ट्रिक्ट रहेंगे. Ma'am, you said he was better by Tuja, na? So what is the criteria of increasing the potency? Is it the frequency of the attacks or the intensity? What is it? यस. ओवर द पीरियड आपका जो भी प्रेसिपिटेट होता है, कि कोल्ड ड्रिंक लेके फिर से हो गया, वेदर चेंज से फिर से हो गया, तो दैट शुड स्टॉप ना. आपका उतना आप में वो एक टॉलरेंस आ जाना चाहिए कि आप हर चीज से फिर से प्रेसिपिटेट नहीं हो. तो इसलिए उसकी वजह से पोटेंसी बढ़ाई है, बाकी कुछ नहीं था. और इसको ऐसे अक्यूट कभी इसका आया ही नहीं इतना ज्यादा. हाँ यस, ही टेक्स इनहेलर एसओएस. जब भी उसको, अभी लास्ट वीक ऑनली ही हैड कम, तो इनहेलर क्यों लेता है भाई तू? नहीं, मैं भूल जाता हूं तो भूल जाता हूं, फिर तो मैं एक हफ्ता भी नहीं लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन अगर मेरे को कॉन्शियसली फील हो गया कि मुझे कुछ, मैंने इनहेलर नहीं लिया है, तो फिर वो सफोकेशन फील होना चालू हो जाता है, एंड देन ही टेक्स इनहेलर. इट इज मोर ऑफ साइकोलॉजिकल. मैंने उसको बोला भी, एंड ही ऑल्सो एग्रीड, यस इट इज साइकोलॉजिकल. तो ओवरऑल इसको ना कभी नेबुलाइज करने की जरूरत पड़ी है, ना कभी कोई अक्यूट देने की जरूरत पड़ी है, ना कभी उसका अक्यूट इतना ज्यादा बड़ा ही है. इट वॉज ओनली दैट कि उसका वेदर चेंज से भी नहीं आना चाहिए, एंड द फ्रीक्वेंसी तो बहुत अभी कम हो गई है उसकी ओवर द पीरियड. सी, हमेशा हर केस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है. जैसे हमने काफी सारे सिस्टम्स को एक्सप्लोर किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, केसेस मैनेज किए हैं. तो जब आपको कोई एक मेथड काम नहीं करता, तो आप दूसरे मेथड पे भी रिसोर्ट कर सकते हैं. और डॉक्टर शंकरन ने भी अपने बुक में सिनर्जी में लिखा हुआ है कि ऐसे कुछ नहीं है कि एक केस के लिए एक ही सिमिलम हो, लेकिन आप, जैसे हम बोलते हैं ना, बुल्स आई तो एक होगी, लेकिन अगर आप उसके आसपास भी रहेंगे तो रिस्पॉन्स तो आना ही है. आप जितना भी, जो भी पार्ट कवर करोगे, वहां पे तो रिस्पॉन्स आने वाला ही है. ग्रेजुअली वो करते करते आप कभी ना कभी बुल्स आई को हिट कर ही दोगे.
तो इसलिए आप कभी भी पैरालाइज मत होइए। कोई भी केस है, जितनी क्लैरिटी मिलती है उतनी क्लैरिटी से आप ऑपरेट करना शुरू कर दीजिए। जैसे काफी सारे केसेस में हम लोग अक्यूट पे भी काफी टाइम तक रखते थे, तो उससे भी काफी केसेस मैनेज होते थे, ऐसे नहीं है कि नहीं होते थे। आपको पिक्चर मिलती है, आप अक्यूट पिक्चर भी अगर आप देखोगे तो आपको अक्यूट की पिक्चर भी बहुत क्लियरली मिलेगी। थर्स्ट इंक्रीज्ड, वीकनेस, बेटर बाय वार्म ड्रिंक्स, चिली पेशेंट। आप आर्सेनिक दे सकते हो, आर्सेनिक के लिए आपको कैरिड डिजायर टू बी फास्ट, ये सब जरूरी नहीं है, मिलेगा। यस, आप जितना आर्सेनिक को समझोगे उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। आपको देने के एप्लीकेशन के लिए आपको बहुत सारी क्राइटेरिया मिल जाएगी, बट यू कैन प्रिस्क्राइब ओनली ऑन फिजिकल्स, यू कैन ओनली प्रिस्क्राइब ओनली ऑन की नोट्स। नथिंग शुड स्टॉप यू। आप कभी खुद घाई में रहते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप पूरा केस एक्सप्लोर कर सको, वो टाइम पे भी आप अक्यूट। अभी कितने पेशेंट्स पूछते हैं आप फीवर का दवाई देते हैं, अभी फीवर आप पूरा केस तो नहीं लोगे, उनको पता है पूरा केस लेंगे तो फीस बढ़ जाती है, तो वो पूछते हैं आप सिर्फ फीवर की दवाई दोगे, एक हफ्ते की दवाई दोगे? यस, तो यू हैव टू अप्रोच इन दैट वे कि आप अक्यूट टोटलिटी लीजिए। जो भी आपको अक्यूट टोटलिटी, कई बार ऐसे भी होता है कि अक्यूट टोटलिटी में भी आपको अच्छी से डीप एक्टिंग रेमेडी भी मिल जाती है। काफी सारे आर्सेनिक के केसेस मैंने ड्यूरिंग अक्यूट फेज पकड़े हुए हैं। जैसे इसने डायरेक्ट बोला कि ऑनलाइन सेशंस में तो चीटिंग कर लेता है और बिल्कुल ओपनली ये चीज़, मतलब इतना हाइडिंग टेंडेंसी थूजा में होती है, फिर ये एकदम डायरेक्ट कैसे इसने इस चीज़ को रिवील कर दिया इसको यहाँ वो पर? वहां पे पकड़ा गया एक्चुअली, इसलिए मैंने लिखा है कि वहां पे वो इरिटेट भी हो गया उस बात पे, क्योंकि वो मैंने उसको पकड़ लिया वहां पे। सी, आपके केस टेकिंग जो स्किल्स रहती है ना, आप उससे अफेक्टेशन तोड़ सकते हो पेशेंट का। आप पेशेंट को कन्फ्रंट कर सकते हो, आप पेशेंट को फिक्स कर सकते हो। जैसे अभी उगलवाना ही है आपको सच को, तो आपको स्किलफुली वो आप कर सकते हो। उसने बहुत इजीली नहीं बोला कि मैं कॉपी करता हूं। जब मैंने उसको इंस्टिगेट किया तब उसने माना कि हाँ वो तो कोई भी करेगा। उसने ऐसे नहीं बोला कि मैंने की कॉपी। वो तो आप किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि ऑनलाइन में कोई कॉपी नहीं करेगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मतलब ही इज जनरलाइजिंग इट। वो पकड़ा नहीं होता मैम आपने तो क्लियर नहीं होता, उस हाँ पॉइंट बराबर पे है, काफी क्लियर हो वो गया। पहले ही बोल दिया ना कि मैं तो कॉपी करता ही नहीं हूं कभी। ये तो मैंने उसको पकड़ा और वो भी मैंने 2-3 बार उसको पूछा कि, इसलिए मैंने बोला कि वो इंटरव्यू अगर मैं प्रेजेंट करती ना तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इतने सारे जन और सोशल मीडिया पे डालने वाले हैं केस, तो इसलिए फिर मैंने वो सही नहीं समझा। पर नहीं तो ये काफी जब मैंने क्लियर था केस मैम, प्रेजेंट रिटर्न किया था में। तो मैंने इंटरव्यू प्रेजेंट किया था और उसमें बहुत देखने जैसा था कि उसको मैंने ये भी पूछा था कि वो बोला नहीं मैं कॉपी नहीं करता हूँ। मैंने बोला ऑनलाइन में कॉपी नहीं करते हैं। नहीं हम तो एक ही उससे लॉग इन कर सकते हैं ना। तो मैंने बोला बुक तो पड़ा ही रहता है ना बाजू में, लेकिन वीडियो कैमरा तो ऑन रहती है ना। मैंने बोला काफी सारी ट्रिक सबको आती है, बाजू में कैसे रखते हैं बुक को और कॉपी कैसे करते हैं, सब आजकल बच्चे स्मार्ट रहते, तू मेरे को क्या बना रहा है? तभी जाके उसने बोला कि आप सोच सकते हो कि ऑनलाइन में कोई कॉपी नहीं करेगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैंने उसको हर तरफ से घेर लिया था कि तू मेरे को उल्लू समझ रहा है क्या, कि आजकल के यंगस्टर्स क्या नहीं करते मुझे पता नहीं है क्या? और दो नहीं, हम तो वो लॉग इन करेंगे तो हम थोड़ी वो विंडो छोड़ सकते हैं। मैंने बोला अरे तुम्हारे पास मोबाइल भी रहता है, टैबलेट भी रहता है, लैपटॉप भी रहता है, तुम कहीं से भी कुछ भी देख सकते हो। इसका एक रूब्रिक है ना मैम, वॉकिंग इन अ सर्किल, वो शायद इसने चक्कर में ही घुमा दिया था आपको, जो कि था कि ये पूरे चीज़ों को अपना लेता है कि सामने वाले को घुमा दो, फिर क्योंकि यहाँ पर हम लोग थोड़े कीन थे तो हमने इसको पकड़ लिया इस चीज को। नहीं ये घुमा तो खैर, हाँ मतलब वही बात समझ लीजिए कि वो वॉकिंग इन सर्कल्स का मीनिंग अलग है। वॉकिंग इन सर्कल्स जो है ना वो साइकोटिक मायाज्म का भी ये है, स्टैग्नेशन है। वो स्टैग्नेशन मतलब एक ही गलती बार बार दोहराते जाते हैं, वो सर्कल तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे काफी सारे हमने लव अफेयर के केसेस देखे हुए हैं जहां पे पेशेंट फंसा हुआ है, उसको पता है कि मेरा कुछ आगे नहीं होने वाला है इसके साथ, लेकिन फिर भी वो सर्कल तोड़ के बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसका एक और अच्छा रूब्रिक है, फॉरगेटफुलनेस अबाउट समथिंग, अबाउट देयर मिस्टेक्स या ऐसा कुछ, तो भी बहुत अच्छा रूब्रिक है। अभी एंजाइटी रिसेंटली किसी ने मैम, हमारे सेशन में लिया था, एंजाइटी डॉक्टर कंफाइंस जोविन ने लिया था, डॉक्टर जोविन ने लिया था फॉरगेटफुल अबाउट देयर ओन मिस्टेक्स, या मतलब मैम वो भूल जाते हैं, वो सीखते नहीं है।
अपनी मिस्टेक से सीखते नहीं है। एक निश्चित दायरे में घूमते रहते हैं, उसके आगे उनका माइंड वर्क नहीं करता। हाँ, वो उसको साइकिल को तोड़ नहीं सकते हैं। वो साइकोटिक माइज्म का एक स्टैग्नेशन है कि किसी चीज के उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैम इसमें एक रूब्रिक है, एंजाइटी कंसाइंस विद फॉरगेटफुलनेस। हाँ, एग्जैक्टली, राइट। लेकिन उसमें थूजा नहीं है? हाँ, राइट, एंजाइटी कंसाइंस ऑफ विथ फॉरगेटफुलनेस। मतलब वो उस चीज से सीख के आगे नहीं बढ़ते हैं, वो भूल जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो चीज भूल जाते हैं, वापस वो सेम ही मिस्टेक करते रहेंगे। ये केस एक और आई थिंक शिल्पा केलकर मैम ने प्रेजेंट किया था, उसमें भी ऐसे ही था कि वो लड़की अफेयर में थी, वो अपने हस्बैंड की मिस्टेक्स देखती थी, हस्बैंड काफी चीट करता था, लेकिन वापस वो उसको माफ कर देती, वापस वो मिस्टेक्स करता था, वापस वो उसको माफ कर देती थी। तो वो उसमें सर्कल्स है, हमको घुमा रहा है, वो उसका सर्कल नहीं है, वो तो मैनिपुलेशन है, उसका डिसीटफुलनेस है। इसलिए आपको मैं एक और वीडियो शेयर करूंगी गौरांग का, डॉक्टर गौरांग का बहुत अच्छा थूजा के ऊपर 20 मिनट्स का वीडियो है। उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच थूजा, क्योंकि वो इतना खुद को पॉलिश्ड रखते हैं। एंड आई थिंक उन्होंने डिस्क्राइब किया है या किसी स्पीकर ने डिस्क्राइब किया है कि थूजा जब ये प्रूविंग हुई थी तो वो प्रीस्ट के ऊपर हुई थी, एंड दैट प्रीस्ट हैड जेनाइटल इन्फेक्शन और जेनाइटल वॉट्स, and he was so ashamed because of that and he used to hide it. तो वहां से थूजा का प्रूविंग शुरू हुआ था, एंड दैट टाइम थूजा लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता था। तो वो शायद गौरांग ने ही बोला हुआ है उसके वीडियो में। आई विल शेयर दैट वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो है, अगर आप सर्च करोगे गौरांग के नाम से तो आपको मिल जाएगा। कुछ कुछ केसेस में ना आपको पेशेंट को आउटस्मार्ट करना पड़ता है उनकी कोर को पकड़ने के लिए, तो ये सब आपकी इंटरव्यू स्किल्स में आता है। आई एम रियली हैप्पी कि ग्रुप में सब लोग थूजा पे आए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रूब्रिक से एंटर करना भी बहुत इजी हो जाता है। आपको अगर डायनामिक्स नहीं भी समझा है पेशेंट का, फिर भी आप रूब्रिक्स के थ्रू रेमेडी तो क्रैक कर ही लेते हो। लेकिन अगर आप डायनामिक्स समझ जाते हो तो वो रेमेडी की आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डीप हो जाती है। मैम जनरली ये थूजा में मदर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा मिलता है ना, कि अब्यूजिव टुवर्ड्स, क्योंकि ज्यादा हमने उससे ही इसको समझा है कि जो ये मदर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि मदर को से इश्यूज होते हैं, अब्यूजिव होता है, रिजेक्शन मिलता है मदर से। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट फेस था कि डोमिनेशन वहां था और ये कंप्लायंस था कि वो उसके नीचे यील्ड कर रहा था। यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे मदर डोमिनेटिंग तो है लेकिन एट द सेम टाइम बहुत केयरिंग है। जब आपके पास कुछ केयरिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट भी मिल जाता है ना, तब आप इतना अब्यूसिव नहीं हो सकते हो खुद। और ये अभी बच्चा ही है और इसकी मदर उतनी नास्टी नहीं है, शी इज फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टेड फैमिली, इसने इतना डर्ट देखा नहीं है। अगर आपने कुछ ग्रुप्स में केसेस प्रेजेंट हुए हैं जहां पे थूजा के केसेस में पेशेंट्स के पेरेंट्स की काफी पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है, फैमिली में इस तरह के झगड़े होते हैं जिसकी वजह से वो छुपाते हैं, वो देन दे गो इनटू रॉन्ग कंपनी एंड प्रिकॉशियस सेक्स एंड ऑल दैट, वो काफी उनका वो चला जाता है उसमें। लेकिन यहाँ पे फैमिली इज वेरी प्रोटेक्टिव, यहाँ पे फैमिली में इतनी कोई गंदगी नहीं है, मदर इज ऑल्सो गुड, फादर इज ऑल्सो गुड। तो ये पेशेंट को खाली अपना जो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो उसको छुपाना है। उसकी हाइट थोड़ी छोटी है, थोड़ा सा मोटा है, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, इतना स्मार्ट नहीं है, उसके वजह से उसको दूसरी इमेज बनानी पड़ रही है। अदरवाइज इसमें इतना कोई डर्ट नहीं है, डोमिनेशन है, मदर वांट्स हिम टू परफॉर्म, वो है, बट अदरवाइज ऐसा कुछ ये नहीं है, कॉम्प्लेक्स इमोशंस नहीं है यहाँ पे। ये एनवायरनमेंट में जो डिफरेंसेस रहते हैं ना, उसकी वजह से आपको बहुत सारी अलग अलग इमेजेस मिलती हैं। तो आपको वो सोचना है कि ये पेशेंट में इस तरह के डायनामिक्स हैं क्या जो इस तरह का कुछ आएगा। इसलिए एनाकार्डियम में आपको सटल मिल सकता है, अगर उसके सर्कमस्टांसेस इतने ज्यादा एडवर्स नहीं है तो आपको एनाकार्डियम भी बहुत सटल मिलेगा। इवन विराट्रम जैसी रेमेडी काफी सटल वे में हमने देखी है, तो जिसको पकड़ना भी मुश्किल है। मैम
पीडियाट्रिक केसेस में कैसे थूजा देखने का, बिहेवियर प्रॉब्लम के अलावा? मैंने देखा तो नहीं है वैसे केस थूजा का बच्चों में, बट जरूर कुछ तो आएंगे क्योंकि अफेक्टेशंस इन चिल्ड्रन है, कंसाइंशियस है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी इन चिल्ड्रन में है, तो आपको वैसे चाइल्ड दिखने में मैच्योर दिखेगा आपको, लेकिन फिर उसके अंदर ये सब वीकनेसेस मिलेगी कुछ ना कुछ। लाइंग मिल डॉक्टर सकता अनिता, है, लायर एंड डिसीटफुलनेस मिल सकता है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर अनिता, कैन आई यस, जस्ट टॉक? या पीडियाट्रिक प्लीज। केस में, जैसे मेरा खुद का कोई केस नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है, आई जस्ट किसी का मैंने सुना है कि थूजा चिल्ड्रन नो, दे आर वेरी कॉशियस। हम लोग जैसे बच्चे, छोटे बच्चे हैं ना, दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं ना, उनको लगता है ना बहुत टाइम, लेकिन अगर थूजा चाइल्ड है ना, तो ही इज सो कॉशियस। आप पूछेंगे ना मम्मी को कि ये गिरा है, उसको कभी कुछ लगा है, तो बोला नहीं, ही इज ऑलवेज वेरी केयरफुल कि उसको कुछ कहीं पे भी ना चोट नहीं आएगी। मतलब वो जो है ना डिल्यूजन ब्रिटल, और यस, यस, मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि द चिल्ड्रन आर वेरी कॉशियस कि दे प्ले इन सच अ वे दैट दे डोंट गेट हर्ट। यस। थैंक यू मैम, जागृति मैम एंड अनिता मैम। डॉक्टर जागृति का जो केस उन्होंने प्रेजेंट किया था ऑडे सेपरे में, उसमें भी ऐसे ही था कि पेशेंट ऑलवेज फेल्ट कि हर हर फूड आइटम से उसको एग्रावेशन होता था, राइट जागृति? या राइट, इट वाज अ 20 years old केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। और बोलूं क्या अभी वो केस ब्रीफ में? हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ प्लीज यस, प्लीज। यस। तो वो अभी देखो, अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो जनरली यू नो शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सो मेनी टाइम्स, कोलोनोस्कोपी किया था, और वो मिथोट्रिक्स प्रिस्क्राइब करता है ना अल्टीमेटली, यस, इम्यूनोमॉड्यूलेशन। तो उसने है ना चालू नहीं किया था, क्योंकि उसको लगता था कि उससे कुछ और उसको साइड इफेक्ट होगा। तो क्या होता था, एवरी एक्यूट एपिसोड उसको आता था ना, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन लेती थी, फिर खाने में चेंजेस कर देती थी, ऐसा ही सब कुछ करती थी वो, और ऐसे ही उसका डाइट के हिसाब से और होम्योपैथिक मेडिसिन से ना चल रहा था। एंड शी वाज ऑलरेडी ऑन सम अदर डॉक्टर्स होम्योपैथिक थेरेपी। फिर क्या हुआ, हाँ, तो शी वाज, उसका डाइट ना, उसने ऐसा, शी यूज्ड टू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, तो उसका डाइट ना उसने ऐसा बना दिया था कि मॉर्निंग में उठ के ना, अभी मैं एग्जैक्टली वो पॉइंट्स याद नहीं कर सकूंगी, बट आई टेल यू द जिस्ट। उसने ना सुबह उठ के ना, वो ब्रेकफास्ट में ना कुछ फ्रूट लेती थी, जैसे पोमीग्रेनेट लिया, फिर है ना खाने में वो सिर्फ दूध ही खाती थी, दूधी का सब्जी, और फिर लंच उसके बाद में वो छाछ पीती थी, क्योंकि वो कर्ड में लेक्टोबैसिलाई होता है ना, तो वो जीरा डाल के, जीरा पाउडर डाल के, और फिर है ना उसका डिनर भी यही होता था, दूधी का सब्जी, और बस यही उसका ना फिक्स रूटीन हो गया था कि वो इतना ही खाती थी। और वो कभी शादी में भी जाती थी ना, तो वो है ना उसका घर से डब्बा लेके जाती थी, और उसको शर्म आती थी ना सब लोगों के सामने वो डब्बा खोल के खाने का। तो क्या करती थी, वो अपनी कार में बैठती थी लंच टाइम के टाइम, और वो डब्बा खोल के वो खाती थी शादी में। ऐसा ना उसने अपना रूटीन बना लिया था। सो दैट इज यू नो, मैंने ना उसमें से एक रूब्रिक लिया था कि वेरी केयरफुल, मतलब ड्यूरिंग एक्यूट एपिसोड ना, वो जो जो अपनी केयर लेती थी ना, तो उसमें से मैंने केयरफुलनेस रूब्रिक लिया था। एंड देन शी वाज वेरी कॉशियस आल्सो, लाइक सी दीज आर द रूब्रिक्स थ्रू व्हिच आई एंटर्ड थूजा इन दिस केस। मैंने डायरेक्टली ये रूब्रिक में मैं नहीं पहुंची थी कि डिल्यूजन शी इज फ्रेजाइल, ऐसा मुझे बाद में रिट्रो में आया, क्योंकि सिंगल रेमेडी रूब्रिक लेते हैं ना, तो ऐसे क्रॉनिक केस में ना अपने को ऐसा लगता है कि वी मे गेट मिसलेड इसके कारण। और फिर है ना दूसरा उसका ऐसा भी था कि उसके फैमिली में ना किसी को ना ज्यादा पता नहीं होना चाहिए कि उसको है ना ये प्रॉब्लम है, तो शी वॉज वेरी सीक्रेटिव। जैसे शादी में भी गई ना, तो अकेले कार में जाके वो डब्बा खाएगी, मतलब सबके सामने ना उसका ऐसा है कि हाँ फिट एंड फाइन ऐसा। और दूसरा क्या था उसका, जैसे पूजा में ना थोड़ा दे आर वेरी मैनिपुलेटिव तो नहीं बोल सकते हैं, कैसे बोलते, आई जस्ट नरेट यू द इंसिडेंट्स। उसके फादर इन लॉ है, हाँ, उसको ना कहीं पे भी बाहर जाना होता था ना, अब वो जब भी फॉलोअप के लिए आती थी ना, तो शी यूज्ड टू आस्क मी कि डॉक्टर आप है ना नेक्स्ट मंथ में ये टाइम पे आऊंगी, तो आप तो बम्बई में हो ना,
जैसे अगर दिवाली वेकेशन है तो आप कहीं वेकेशन के लिए नहीं जा रहे हो ना, वो हमेशा कंफर्म करके जाती थी। और क्योंकि है ना, शी वांटेड टू प्लान एवरीथिंग कि कहीं पे ना शी शुडंट मिस आउट। तो उसका हस्बैंड भी है ना, समझो वेकेशन में जाने का है कश्मीर, तो उसके हस्बैंड को बोलती थी मुझे ना आप लास्ट मोमेंट कुछ ये मत दो कि हाँ चलो हम लोग ना एक हफ्ते के 4 दिन की छुट्टी आई है, चलो महाबलेश्वर चलते हैं। मीन्स ऐसे ना इमीडिएट डिसीजंस मत लो, मुझे पहले से आप बोलो 2 महीने पहले से, फिर मुझे है ना पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। तो वो है ना बराबर से प्लानिंग करती थी और खाना सब लेके जाती थी कि ताकि कुछ इमरजेंसी हो गए तो उसको ये दवाई लेनी है। शी वॉज वेरी मच इन टू दैट। और दूसरा उसके फादर इन लॉ है ना, बोलते थे, हाँ उसको कभी एग्रीवेट होता था जब भी उसकी डॉटर की एग्जाम होती थी ना, या डॉटर को है ना सब क्लासेस के लिए जाने का ना, अभी उसकी डॉटर है ना 6-7 साल की होगी, तो सब उसको क्लासेस के लिए वो लेके जाती थी। तो भी है ना उसको टेंशन आ जाता था, अरे मुझे अभी ये क्लास में जाना है। तो मैंने है ना ये एक रूब्रिक ये भी लिया था, एलिमेंट्स ऑफ एंटिसिपेशन। और फिर उसके फादर इन लॉ भी बोलते थे, जब भी उसकी डॉटर की एग्जाम रहती थी ना, तो उसके फादर इन लॉ बोलते थे उसको कि देखो ये गेस्ट आने वाले हैं खाने के लिए। तो ये है ना फादर इन लॉ पे उसको मदर इन लॉ वाज नॉट देयर, एंड शी हर हस्बैंड उसके देवर और देवरानी और उसका बच्चा, इतने जन फैमिली में थे। तो वो है ना फादर इन लॉ बोलते थे ना कि ये बंदा आने वाला है खाने के लिए, तो वो सीधा ना बोलती थी, नहीं अभी बच्चों की एग्जाम है ना, तो आप है ना उनको अभी मत बुलाओ, हम लोग बाद में प्लान करके उनको फिर बुलाएंगे। तो हर एक चीज में ना उसका ये क्या बोलेंगे इसको, मैंने आई फॉरगॉट एक्चुअली व्हाट रूब्रिक आई हैड टेकन, लेकिन है ना ये मुझे बहुत ही लगा लगा था कि शी कुड से नो टू हर फादर इन लॉ। जनरली शी बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव गुजराती फैमिली, लेकिन शी हैड द गट्स टू से नो कि नहीं, अभी बच्चों का एग्जाम है ना, तो लेट मी फोकस ओनली ऑन द एग्जाम्स, बाकी और कुछ मुझे नहीं करना है। दिस इज द केस आई रिमेम्बर। तो वो थूजा से ठीक हो गया। अभी तो उसका शी टुक मेडिसिन फॉर 2 years, और अभी तो नाउ शी इज नॉट ऑन एनी मेडिकेशन। वो मुझे मिलती है कभी तो जस्ट हाय हेलो होता है, एंड शी सेंड्स मी पेशेंट्स। और उसको फिर बाद में ना बीच में उसको वाइल शी वाज ऑन द ट्रीटमेंट, उसको हर्पिस जोस्टर भी हुआ था, सो दैट आल्सो रिस्पोंडेड टू थूजा। सो दिस वाज द केस। थैंक यू जागृति। थैंक इसमें यू। आपको है ना थोड़ा आपको ना अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जनरली कोई खाने से बोलता है ना कि मुझे ये खाने से ये हो गया या ये मेडिसिन से ये हो गया, तो हम लोग जनरली वो डिल्यूशन इंजर्ड इज बीइंग, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, डिल्यूशन पॉइजन, ये सब लेते हैं। अभी ये सब में थूजा नहीं है, लेकिन अगर आप कॉशियस लेते हो, केयरफुल लेते हो, और फिर आप ब्रिटल लेते हो कि हर चीज उसको अफेक्ट कर रही है, ठंडी में भी मुझे सर्दी हो जाती है, गर्मी में मुझे ये हो जाता है, ये खाने से ये हो जाता है। मेरी पेशेंट है वो काफी मतलब हर चीज से उसको प्रॉब्लेम होता है। मी रवा खाल्ला होता ना म्हणून मला इकडे त्रास झाला, मैं मीठा खाती हूँ तो मुझे यूरिन फ्रीक्वेंसी हो जाती है, मैं कुछ तीखा खाती हूँ तो मुझे एसिडिटी हो जाती है। मतलब देयर वॉज अ पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं उसको पूछती थी तो खाना क्या है तुझे, और वो खुद सोचती थी कि मैं क्या खाऊं। मैदे की चीज खाती हूँ तो मुझे ऐसा होता है, बेसन की चीज खाती हूँ तो मैं ऐसा होता है, मैं कुछ पल्सेस खाती हूँ तो मुझे ये होता है, मैंने मीठा खाया तो ये हो गया, मैं ऑयली खाया तो ये हो गया। हर चीज से उसको एग्रवेशन। तब मुझे वो जागृति का केस बहुत अच्छे से याद आया था, एंड देन आई हैड गिवन हर थूजा। तो इस तरह से आपको अपना माइंड इस तरह से सोचना है कि आपको क्लोज कमिंग रेमेडीज, क्लोज क्रॉस रेफरेंसेस में रूब्रिक्स कौन से आ सकते हैं। तो आप हर केस में या तो हायोसैमस पे चले जाओगे, या स्ट्रेमोनियम पे चले जाओगे, या लैकिसिस पे चले जाओगे। लेकिन अगर आप केयरफुलनेस एंड कॉशियसनेस लेते हो तो फिर वहां पे आपको अलग ग्रुप ऑफ रेमेडीज भी मिल सकती है। और एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, क्योंकि उसकी बच्ची की एग्जाम यस, होती थी ना, तभी उसको ये होता था। तो ये 2-3 रूब्रिक लिए ना, उसमें आई केम टू अ ग्रुप ऑफ रेमेडीज, और फिर उसमें से देन आई पिक्ड अप थूजा, ऐसे दैट इज हाउ। नहीं तो उसका फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन भी मेरा गलत ही था, 1 महीना तो शी वाज नॉट बेटर। फिर मैं सोचती रही यार ये क्या है। और देयर इज वन मोर केस अनीता, इफ पीपल आर नॉट गेटिंग लेट तो आई कैन शेयर। हाँ,
देखो ऐसा है कि एक लेडी आई, तो वो है ना, शी वॉज न्यूली मैरिड, और उसकी मदर इन लॉ वॉज अंडर माई ट्रीटमेंट। तो वो मदर इन लॉ है ना, ये अपनी डॉटर इन लॉ को लेके आई कि डॉक्टर जरा देखो ना, ये है ना शादी होके नई नई आई है, और ना इतना सारा कुछ ना उसको एसिडिटी है। तो वो है ना, ककड़ी नहीं खाती है, टमाटर नहीं खाती है, सलाद मतलब आउट है उसके डाइट में से। फिर सैंडविच नहीं खाती है, क्योंकि सैंडविच में तो ककड़ी टमाटर के बिना बनती ही नहीं है। फिर बहुत सारी चीजें हैं। अभी उसको अभी नए नई शादी हुई है, तो रिलेटिव बुलाते हैं ना खाने पे, तो वहां जाएगी ना तो भी बोल देगी मैं ना इतना इतना खाती हूँ, इतना नहीं खाती हूँ। तो है ना, ये घर में ऐसा वातावरण हो गया था ना कि इसको क्या खाने पे बुलाया, मतलब अरे बाप रे, ये क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी। सो मदर इन लॉ वाज फीलिंग कि अरे आप कुछ करो ना, मतलब। तो वो लेके आई उसको मेरे पास। तो है ना, इसमें ना मैंने ज्यादा कोई रूब्रिक्स ही नहीं लिए, लेकिन ये थूजा का अंडरस्टैंडिंग था कि थूजा पेशेंट्स ना, दे यूज, उन लोग का एडेप्टेशन कैसा होता है कि बिकॉज इट इज अ साइकोटिक माइजम रेमेडी ना, तो उन लोग का दे अवॉइड। सो ये मेरे से ये सूट नहीं होता है, सो हाउ डू दे अडेप्ट, दे अवॉइड दैट थिंग। सो दैट इज, इट्स अ किंग ऑफ साइकोटिक माइजम ना, हम लोग ने सीखा है। तो ये बंदी ना आके ऐसा ही बोला, डॉक्टर आई एम अवॉइडिंग ऑल रॉ फूड इन फ्रॉम इन माई डाइट, सो आई डोंट ईट कुकुम्बर, ये ऑनियंस गार्लिक। अभी वो नई शादी हुई थी, तो हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह ना, उन लोगों का हैंग आउट होता है एवरी वीकेंड। तो अभी वो ऑनियन गार्लिक नहीं खाती है, तो अभी उन लोग को बाहर पिज्जा ऑर्डर करना है, मतलब जो जो भी नया नया कॉन्टिनेंटल डिशेज है। सो यू नो, ये लोग ना इसके सामने देखते थे, भाई तू क्या खाएगी अभी। तो फिर है ना, उसको मैंने ये अवॉइडेंस पे, क्योंकि नो शी केम इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, मुझे 10 मिनट्स में प्रिस्क्राइब करना था। तो ये अवॉइडेंस लिया मैंने उसका एडेप्टेशन पे। और ये सारी चीज की, ये खाना नहीं सूट होता है, चलो ये नहीं खाना है। तो थूजा में ना, अगर आपको कोई रेमेडी पे आ रहे हो ना और थूजा कंफर्म करना है ना, तो आप है ना, कभी कभी मैं ये पूछती हूँ कि आपको सब खाना सब सूट होता है, कुछ खाने से कुछ होता है। तो है ना, ये थूजा वाले तुरंत बोलते हैं, अगर मैं मस्क मेलन खाती हूँ ना डॉक्टर, तो मेरे को है ना गैस हो जाता है, ये है ना, तो मैं ये खाती ही नहीं, दैट वे। सो दैट इज हाउ आई केम टू थूजा इन दिस केस। एंड उसको है ना, वो जो घड़ी घड़ी ये रेंटैक वगैरह लेती थी ना, तो वो है ना बहुत कम हो गया था। अभी तो उसका प्रिस्क्रिप्शन, मतलब शी ऑल्सो डजंट कम मच टू द क्लिनिक। और हाँ, उसकी बेटी को भी मैंने थूजा दिया है। हर डॉटर इज ओनली, शी डॉटर स्टडीज इन सीनियर केजी। तो उसको है ना मोशन सिकनेस है। अभी शी इज अंडर माई ट्रीटमेंट, लेकिन उसको है ना ये सब था कि वो बच्ची है ना, उसका भी यही प्रॉब्लम था, शी इज नॉट ईटिंग वेल, शी इज अ पुअर ईटर। तो कुछ नया चीज ट्राई करना है ना बच्ची को, तो मम्मी बोलती है कि उसका भी है ना एक सीमित दायरा है खाने का, ये खाने का, ये खाने का, ये खाने का। कुछ नया मुंह में डालना है ना, होटल में गए तो कुछ नया डिश ऑर्डर करते हैं ना, तो दिस डॉटर विल से आई विल नॉट ट्राई ओनली। और उसमें मैंने ये लिया था कि कहीं पे चोट आती है क्या इसको। नहीं भाई, बराबर है। अभी ना उसका है ना सिर्फ 2 महीना ही हुआ है ट्रीटमेंट में। लेट मी हैव द प्रॉपर फॉलो अप एंड देन आई कैन शेयर दैट केस। लेकिन द मदर इज हैज रिस्पॉन्डेड अ लॉट, उसका सब एंटासिड बंद हो गया है। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। वेरी नाइस। नाइस, थैंक यू जागृति। माय प्लेजर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और अगर हमको चूजा कोई केस में एंटर करना है ना, मतलब देखो, हर एक रेमेडी है ना, वो एक डायमंड की तरह होती है ना, हर एक अलग अलग फैसेट होते हैं। तो चूजा पीपल आर हाईली सिक्रेटिव ऑल्सो। तो कभी एक केस ऐसा भी था कि बहुत सिक्रेटिव, वो मेरी 2 साल से वो ट्रीटमेंट ले रही थी, उसको रिकरेंट अर्टिकेरिया होता था। और है ना, वो कुछ मुझे बता ही नहीं रही थी, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर है ना, मैंने एक बार बोला नहीं भैया, कुछ अच्छा नहीं है, तू मेरे को बोल क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। और बहुत बार मैंने आई लिटरली परस्यूएडेड हर। तो फिर ना उसने बोला कि ओनली सन इज गेटिंग डिवोर्स, और 2 साल से ना उसका डिवोर्स का प्रोसीजर चालू है। लेकिन उसने है ना अपनी सगी बहन को भी नहीं बोला है ये बात, मतलब फैमिली में भी इतना ये है। सिर्फ उसके डॉटर के सन का थ्रेड सेरेमनी था, तो सब लोग आते हैं ना रिश्तेदार, तो उसमें ना बहू वॉज मिसिंग। देन पीपल स्टार्टेड इंक्वायरिंग, तो अभी तो ऑब्वियस था, तो फिर सब लोगों को उसने बताया कि हाँ, माय डॉटर इन लॉ, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स डिवोर्स। तो दिस इज द हाइट ऑफ सिक्रेटिवनेस। तो इससे मैंने एंटर किया था, और उसका भी है केयरफुल, ये कॉशियस, वही सब रूब्रिक लिए थे। एंड देन आई उसको अर्टिकेरिया थूजा से ठीक हुआ। लाइक दिस वाज द केस।
दैट इज व्हाट सीक्रेट है, वो नाट्रम्यूर के साथ भी कंपेयर किया ना डॉक्टर मास्टर ने। तो हाँ देयर कैन बी मेनी एंट्री पॉइंट्स फॉर थूजा, और वो हर ऑथर ने लिखा हुआ है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच थूजा बिकॉज वो आपके सामने बहुत खुद को अच्छा प्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा उनका अफेक्टेशन तोड़ना पड़ता है। जैसे अभी जागृति ने बोला कि आपको परसुएट करना पड़ता है, उनको इंस्टिगेट करना पड़ता है, उनको गुस्सा दिलाना पड़ता है, ताकि उनके ट्रू कलर्स आपके सामने आए। मतलब यू नो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज माय सजेशन, कोई भी केस में ना अगर पेशेंट ऐसा बोलता है ना डॉक्टर मैं ये खाता हूँ तो मुझे ये होता है इसलिए मैं नहीं खाता हूँ, ये दवाई से मस्क मेलन से ना मेरे को बहुत गैस चढ़ जाता है, कुकुम्बर से ना ऐसा होता है, तो जस्ट थिंक ऑफ थूजा, इट्स नॉट दैट यू प्रिस्क्राइब, जस्ट कीप इट इन माइंड। इट्स रियली अ गुड टिप। आई थिंक बहुत अच्छे से हो गया है अपना थूजा। आज की क्लास की 2 अचीवमेंट थूजा और जागृति में। हाँ, अशोक सर को एक और स्पीकर मिल गई। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी लर्निंग रही। बने रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और बढ़ते रहिए, होम्योपैथी को बढ़ाते रहिए। थैंक यू दीदी। थैंक थैंक यू यू एवरीवन। थैंक यू।